नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। सरदार पटेल की 130वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में पीएम ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। पीएम ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, करीब 10,000 लोगों का हुजूम दौड़ पड़ा। रन फॉर यूनिटी में हजारों लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए पीएम मोदी भी कुछ देर तक चहलकदमी करते हुए लोगों के साथ आगे बढ़े। पीएम ने लोगों के साथ चलकर उनका उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी की एक खास शैली बन गई है कि वो हर काम में खुद से पहल करते हैं। जैसे ही लोगों ने पीएम मोदी को अपने बीच पाया तो मोदी मोदी के नारों से राजपथ गूंज उठा। रन फॉर यूनिटी के तहत करीब 10,000 लोगों ने राजपथ पर दौड़ लगाई। भीड़ के बीच मौजूद पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। रन फॉर यूनिटी को लेकर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने लोगों के साथ राजपथ पर तेज दौड़ लगाई। उनके साथ पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद महेश गिरी ने भी दौड़ लगाई। श्रद्धांजलि के बाद पीएम ने रन फॉर यूनिटी को लेकर विजय चौक पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सरदार पटेल को याद किया। उन्होंने करीब 15 मिनट तक भाषण दिया। पीएम ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि पटेल ने देश की एकता के लिए जीवन खपा दिया और हम विचारधारा के आधार पर इतिहास और विरासत को नहीं भुला सकते। पीएम ने कहा कि जो इतिहास को भुला देते हैं वो इतिहास नहीं बना पाते। पीएम ने 1984 के दंगों को याद करते हुए कहा कि 30 साल पहले देश की एकता पर बड़ा दाग लगा। अपने भाषण में पीएम ने कहा कि जिस तरह स्वामी विवेकानंद के बिना परमहंस अधूरे थे, उसी तरह से सरदार पटेल के बिना महात्मा गांधी अधूरे थे। विजय चौक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया। उन्होंने कहा, राज अनेक, राष्ट्र एक, रंग अनेक, तिरंगा एक। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। इस लाइन के अलावा पीएम इंदिरा गांधी पर कुछ नहीं बोले। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने विजय चौक से लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई। पीएम के साथ राजपथ पर मौजूद हजारों लोगों ने एकता की शपथ दोहराई। दौड़ से पहले पीएम ने पटेल चौक पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। पीएम के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थी। दिल्ली में राजपथ पर रन फॉर यूनिटी के लिए 3 किलोमीटर लंबी दौड़ हुई, जिसमें नेताओं, खिलाड़ियों समेत हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। दौड़ सुबह करीब 8:15 बजे शुरू हुई। सरदार ने आज के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने खुद सभी सांसदों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की अपील की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी राष्ट्रपति भवन से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति भवन में कार्यरत कर्मचारियों ने एकता दौड़ में हिस्सा लिया। मुंबई में मरीन ड्राइव पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने हरी झंडी दिखाकर लोगों को दौड़ के लिए रवाना किया। मुंबई में रन फॉर यूनिटी के तहत महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दौड़ लगाई। उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी दौड़े। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर सी विद्यासागर राव समेत कई लोगों ने एकता की शपथ ली। अहमदाबाद में रन फॉर यूनिटी की शुरुआत मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने की। रन फॉर यूनिटी में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। सभी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उधर भोपाल में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। दौड़ में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। लोग सरदार पटेल की कटआउट लेकर सड़कों पर उतर आए। गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का काम आज से ही शुरू होगा। पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। सरदार सरोवर बांध के करीब 3.5 किलोमीटर दूर साधु द्वीप पर यह प्रतिमा बन रही है। इस पर करीबन 2,979 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आज देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 30वीं पुण्यतिथि भी है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शक्ति स्थल पहुंचकर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाने दोनों सुबह सुबह शक्ति स्थल पहुंचे। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए।
मुंबई में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस आज सीएम पद की शपथ लेंगे। फडणवीस और उनके मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस समारोह के लिए आलीशान मंच तैयार किया गया है। बॉलीवुड के जाने माने सेट डिजाइनर नितिन देसाई ने इस मंच को तैयार किया है। सूत्रों से खबर है कि फडणवीस कैबिनेट के महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से, दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे और महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार शामिल हो सकते हैं। बोरीवली से विधायक विनोद तावड़े को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तावड़े के अलावा प्रकाश मेहता भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा गिरीश महाजन और गिरीश बापट को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। दोनों की पार्टी में सक्रिय भूमिका मानी जाती है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाली देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी में नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने सभी सांसदों, विधायकों और नेताओं को भी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाने के निर्देश दिए। उद्धव के मुताबिक महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जो मौजूदा राजनीतिक हालात चल रहे हैं, उसमें शिवसेना का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना ठीक नहीं होगा। उद्धव के इस कड़े फैसले के बाद कयास लगाया जा रहा है कि शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार में शामिल नहीं होगी और विपक्ष में बैठेगी। उद्धव के रुख से भले ही शिवसेना बीजेपी गठबंधन खटाई में नजर आ रहा हो, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि शिवसेना के साथ गठबंधन पर सकारात्मक बातचीत चल रही है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने फोन करके फडणवीस को सीएम बनने की बधाई दी। फडणवीस की ताजपोशी में चुनिंदा खिलाड़ियों को भी न्योता भेजा गया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, धनराज पिल्लई, मीर रंजन नेगी समेत कई खिलाड़ियों को बुलाया गया है। देवेंद्र फडणवीस जब वानखेड़े स्टेडियम में सीएम पद की शपथ लेंगे, उसी दौरान समंदर में सैकड़ों की तादाद में कमल खिलेंगे। ये सभी कमल नाव के जरिए अरब सागर में तैरेंगे। बीजेपी नेताओं के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि महाराष्ट्र में अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। इसी सपने को साकार करने के लिए समंदर में कमल खिलाने की तैयारी की गई है। महाराष्ट्र के मनोनीत सीएम देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए उनके होम टाउन नागपुर से बीजेपी कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हुए। महाराष्ट्र सीएम की ताजपोशी के दौरान वानखेड़े स्टेडियम को नो फ्लाई जोन और एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है। वानखेड़े स्टेडियम में 250 सीसीटीवी कैमरे और 2000 मुंबई पुलिस के जवानों की चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। कुल 1000 ट्रैफिक पुलिस वाले भी तैनात रहेंगे। 44 साल के देवेंद्र फडणवीस को 28 अक्टूबर को विधायक दल का नेता चुना गया था। फडणवीस ने महज 22 साल की उम्र में नागपुर नगर पालिका में पार्षद के तौर पर अपने सियासी सफर की शुरुआत की। 1997 में 27 साल की उम्र में फडणवीस नागपुर शहर के सबसे युवा मेयर बने। फडणवीस ने 1999 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल की। साल 2013 में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। मौजूदा चुनाव में फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। महाराष्ट्र के मनोनीत सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ताजपोशी से एक दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। फडणवीस ने गडकरी के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। गडकरी ने बुके और शॉल देकर उनका स्वागत किया। फडणवीस ने कहा कि वो शपथ लेने के बाद ही मीडिया से बात करेंगे और वो सिर्फ बीजेपी आला कमान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित करने आए हैं। महाराष्ट्र के नए सीएम बनने जा रहे देवेंद्र फडणवीस बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ पीएम मोदी से भी मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि इस दौरान महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल को लेकर तीनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की कवायद के बीच 6 निर्दलीय विधायक दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में इन विधायकों ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह से मुलाकात की। महाराष्ट्र में नए सरकार के गठन से पहले राज्यपाल ने चौहान सरकार के एक बड़े फैसले को पलट दिया। गवर्नर विद्यासागर राव ने सूचना के अधिकार से जुड़ी एक अधिसूचना को वापस लेने का निर्देश दिया है।
अधिसूचना के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना के अधिकार कानून से बाहर कर दिया गया था। तत्कालीन चव्हाण सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। एसीबी सिंचाई घोटाले समेत कई स्कैम की जांच कर रही है। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। रामगोपाल वर्मा, रवि प्रकाश वर्मा, तंजीन फातिमा, नीरज शेखर, जावेद अली खान और चंद्रपाल सिंह यादव को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। हालांकि तमाम अटकलों के बावजूद अमर सिंह को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में एक बार फिर अमर सिंह के सपा में वापसी की अटकलों पर विराम लग गया। ये चुनाव 20 नवंबर को होने हैं। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन टूट गया है। दोनों ने अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके नेता कनिमोझी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर चार्जशीट पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। टूडी घोटाले में कोर्ट ने 10 लोगों और 9 कंपनियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। डीएमके प्रमुख करुणानिधि की पत्नी पर भी आरोप तय किया गया है। अगली सुनवाई 11 नवंबर को होनी है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी मुसलमानों से नहीं जुड़ पाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ एक ही तबके की नुमाइंदगी करते हैं। बुखारी ने अपने छोटे बेटे सैयद शाबान बुखारी का अपना जानशनी ऐलान किया है। 22 नवंबर को होने वाले समारोह में बुखारी ने पीएम मोदी को नहीं बुलाया है। वहीं पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को बुलावा भेजा गया है। बुखारी ने मोदी को नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और राज्यसभा सांसद विजय गोयल सहित कई बीजेपी नेताओं को न्योता दिया। शाही इमाम के मेहमानों की लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी शामिल हैं। बीजेपी ने पीएम को न्योता नहीं मिलने पर बुखारी की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा करके वो गलत संदेश दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे मजहबी मामला बताते हुए बुखारी का बचाव किया। मोदी सरकार देश की शिक्षा नीति में बड़े बदलाव की तैयारी में है। दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ संघ नेताओं की 8 घंटे की मैराथन बैठक चली। बैठक में आरएसएस, एबीवीपी और शिक्षा बचाओ आंदोलन के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस बैठक में स्मृति ईरानी से मांग की गई कि सरकार जल्द से जल्द नई शिक्षा नीति घोषित करे। शिक्षा बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों ने इतिहास की किताबों में खामियां दूर करने और भारत के प्राचीन गौरव का ज्ञान कराने वाली शिक्षा नीति बनाने की मांग की। वहीं एबीवीपी का कहना था कि सरकार जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करे। बैठक में ये भी मांग की गई कि केंद्र सरकार राज्यों की यूनिवर्सिटीज को भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तर्ज पर आर्थिक सहायता मुहैया करवाए। कम से कम 50 विश्वविद्यालयों में ये योजना जल्द से जल्द लागू की जाए। दिल्ली के कमला मार्केट थाने से कुछ ही दूरी पर देर रात एक शख्स ने कुछ लोगों से पीट कर हत्या कर दी। जिस शख्स की हत्या की गई वो मोटर पार्ट्स का काम करता था। परिजनों ने बिजनेस पार्टनर पर हत्या का आरोप लगाया। जिस जगह हत्या हुई वहां सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। यूपी के कानपुर में एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। देखते ही देखते आग ने ट्रक को चारों तरफ से अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक में सो रहे ड्राइवर और क्लीनर हादसे में बाल बाल बच गए। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। ट्रक के पास से पेट्रोल पंप था। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। गाजियाबाद के चाइल्ड होम शेल्टर में रहने वाले बच्चों ने बड़ा खुलासा किया है। बच्चों ने शारीरिक संबंध के लिए दबाव डाले जाने का आरोप लगाया। आशादी फाउंडेशन होम शेल्टर से 2 दिन पहले 23 बच्चे भाग गए थे। उनमें से पुलिस ने 5 बच्चों को ढूंढ निकाला। इन बच्चों ने पुलिस को बताया कि होम शेल्टर में उन्हें शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। बच्चों ने आरोप लगाया कि उन्हें खाने में खराब खाना दिया जाता था, साथ ही उनके साथ बुरा बर्ताव भी किया जाता था। गाजियाबाद के डीएम ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए। यूपी के सुल्तानपुर में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने 2 भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले में एक भाई जख्मी हो गया जबकि एक भाई बाल बाल बच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के भदोही की जेल में एक कैदी ने जमकर हंगामा किया। ये कैदी जेल में बने 70 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर यह कैदी कूदने की धमकी देने लगा। कैदी अपने पिता से मिलने की मांग कर रहा था। जेल प्रशासन के इनकार के बाद वो पेड़ से कूदकर आत्महत्या की धमकी देने लगा।
मामले की नजाकत को देखते हुए कैदी के पिता को बुलाया गया, लेकिन वो नीचे नहीं उतरा। बाद में खुद कुछ पुलिस वाले पेड़ पर चढ़ गए। तकरीबन 5 घंटे तक चले ड्रामे के बाद पुलिस वालों ने कैदी को पेड़ से नीचे उतारा। कैदी रेप का आरोपी है। हरियाणा के पीहोआ की एक महिला ने पूर्व मंत्री हरमोहिंदर सिंह पुणे में आज सुबह सुबह एक 5 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। इस बिल्डिंग के 20 फ्लैट में कुल 8 परिवार के लोग रहते थे। हालांकि बिल्डिंग गिरने से पहले ही तेज आवाज के चलते घर के सभी सदस्य बाहर निकल गए थे। हादसे के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। गनीमत है कि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, क्योंकि वक्त रहते ही सभी परिवार को बाहर निकाल लिया गया था। बिहार के छपरा के एक सिनेमा हॉल में पुलिस ने जमकर लाठियां पुलिस वालों ने फिल्म देखने आए लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जो हाथ लग गया उसी पर डंडों की बरसात कर दी। छपरा के शिल्पी थिएटर में भोजपुरी फिल्म लाडला को देखने के लिए भारी भीड़ जुटी थी। टिकट को लेकर हुए हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को पकड़ कर पीटा। थिएटर मालिक ने टिकट खिड़की पर मच रहे बवाल को देखते हुए पुलिस को खबर कर दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले लाठियां भाजी और फिर लोगों को पकड़ कर लात घूंसों से पीटा। कानपुर में अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की कामयाबी के जश्न में हंगामा हो गया। एक मॉल में हो रहे कार्यक्रम में भीड़ इस कदर बेकाबू हुई कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। कानपुर के 2 मॉल्स में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की कामयाबी पर कार्यक्रम रखे गए थे, जिनमें शाहरुख को भी आना था। ऐसे में उन्हें देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़ ऐसी बेकाबू हुई कि पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ गई। वित्त मंत्रालय ने बजट को बढ़ावा देने और गैर जरूरी खर्चों में 10% की कटौती के लिए 5 स्टार होटल्स में सरकारी मीटिंग और फर्स्ट क्लास में हवाई यात्रा पर रोक लगा दी है। राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2014-15 में 4.1% तक सीमित रखने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय ने साल भर से खाली पड़े पदों के भरने और नई नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी है। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ के जवानों ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी को मार गिराया। मारा गया संदिग्ध भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। श्रीलंका में 5 भारतीय मछुआरों को मौत की सजा सुनाई गई है। तमिलनाडु के ये मछुआरे 2011 में श्रीलंका की सीमा में पकड़े गए थे। कोलंबो में इंडियन हाई कमीशन ने वहां के सुप्रीम कोर्ट में मछुआरों की सजा के खिलाफ अपील करने की बात कही है। यूपी के अलीगढ़ से अगवा की गई 2 जुड़वा बहनों का 4.5 महीने बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। गृह मंत्रालय पर शिकायत के बाद भी कोई हल नहीं निकला। यूपी के बिजनौर में कर्ज के बोझ के परेशान होकर एक किसान ने खुदकुशी कर ली। किसान पर बैंक का 95,000 रूपये का कर्ज था। परिवार वालों के मुताबिक बैंक किसान पर कर्ज चुकाने का दबाव डाल रहा था। आत्महत्या की खबर मिलने पर कृषि राज्य मंत्री किसान के घर पहुंचे और परिजनों को मदद का आश्वासन दिया। दिल्ली मेट्रो में एक बार फिर एक बंदर घुस आया। सुबह के वक्त ग्रीन लाइन मेट्रो में नांगलोई स्टेशन से बंदर ट्रेन में चढ़ा। मेट्रो में भीड़ कम थी। यात्री दूर खड़े होकर बंदर को देख रहे थे। सीट पर चढ़कर बंदर ने मेट्रो के बाहर के नजारों का लुत्फ उठाया। स्टेशन तक सफर किया। हैरानी की बात यह रही कि कई स्टेशन गुजर जाने के बाद भी सुरक्षा कर्मियों को बंदर की भनक तक नहीं लग पाई। चंडीगढ़ की रहने वाली गूगल गर्ल इन दिनों सुर्खियों में है। पंचकुला में 5वीं की एक छात्रा जिया फुटेला लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक से अपने सभी सेंसेस को एक्टिवेट कर चुकी है। जिया फुटेला ने अपने पिता से तकनीक सीखी है। इसमें वो आंखें बंद कर अखबार पढ़ सकती है, बिना देखे शतरंज खेल सकती है और 300 साल तक के कैलेंडर के किसी भी दिन को तुरंत बता सकती है।